हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीकेसी स्टडी पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि राजस्थान का जेई क्वेश्चन पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी बताया जा रहा है। आप देख सकते हो लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने पूरा पेपर अभी एनालाइज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल एई एंड जेई एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं। सो गाइज, मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्टली ये जो है आपके, मैंने यहाँ पर सारे टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर नॉन टेक क्वेश्चन भी डिस्कस होने चाहिए, तो मैं नॉन टेक क्वेश्चन भी डिस्कस करके आप लोग को बता दूंगा। करेक्ट आंसर क्या क्या है वो आपको मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल क्वेश्चन। जो राजस्थान जेई में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, अराउंड 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 40 से स्टार्ट हुए थे, 120 तक कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इमल्जन पेंट कंटेन, ऑप्शंस आर नाइट्रो कॉटन, जिंक वाइट लेड, पॉलीविनाइल एसीटेट। सो करेक्ट आंसर इज पॉलीविनाइल एसीटेट। जो इमल्जन पेंट होता है वो उसके अंदर क्या होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। तो D is the correct option for this particular question. Now come to the next question. Next question आप यहाँ पर देख पा, find the surface tension in soap bubble of 40 mm diameter and when the inside pressure is 2.5 Newton per meter square above atmospheric pressure. तो कोई यहाँ पर फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, PD/8 इन केस ऑफ सोप बबल के केस में PD/8 होता है, एंड वाटर ड्रॉपलेट के केस में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है PD/4। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पर भी एक क्वेश्चन में भी साथ पूछा गया है। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है, इनसाइड प्रेशर गिवन है, एंड सोप बबल डायमीटर गिवन है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2.5। डी की वैल्यू कितनी है, 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ divided by 8. So when you simplify this equation, you got the answer A. 0.0125 Newton per meter is the correct answer for this question. So 42 option A is correct, absolutely. Now come to the next question. Next question is again very simple. ये आपका क्वेश्चन सर्वे से पूछा गया है। देखो सर्वे के यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं मुझे, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, एंड दैट्स क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इफ़ द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क इज 101 एंड द बैक साइड रीडिंग इज 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज इक्वल्स टू 1.810 मीटर, द रिड्यूस लेवल ऑफ द फोर साइड स्टेशन। देखो सबसे सिंपल तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। हमारे पास क्या है, हमारा स्टेशन है, एंड ये कोई बेंच मार्क है जिसका बेंच मार्क का रिड्यूस लेवल कितने गिवन है, 101, एंड बैक साइड कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 1.215 मीटर, 215 मीटर। हम देखते हैं फोर साइड कितनी गिवन है, 1.810। तो दैट मीन्स 1.810, दिस वन इज द फोर साइड 1.810। अगर इस वाले लेवल पर हम रिड्यूस लेवल देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 100, राइट, 101 + 1.215 मीटर। सो ये सिंपल, इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 102.215। बट उसने बोला है रिड्यूस लेवल ऑफ द सेकंड पॉइंट, तो यहाँ का रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा, -1.810। सो दैट मीन्स, जो करेक्ट आंसर होगा आपका 100.405 इज द करेक्ट आंसर। जब आप इसको रिड्यूस करोगे, सो डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग डेक्लिनेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो आपकी जीरो डेक्लिनेशन की जो भी लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोला जाता है, एगोनिक लाइन बोला जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 क्लोज कोइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस S2S आर अरेंज इन सीरीज। वन इन केस वन, आपको देखो यहाँ पर दो हमारे पास स्प्रिंग हैं स्टिफनेस, जो आपको देख पा रहे होंगे S एंड 2S। तो एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बार उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, लाइक दिस। अभी पूछ रहा है दोनों के केस में जब हम वैल्यू निकालेंगे स्टिफनेस की तो दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सीरीज टू पैरेलल, तो ध्यान से देखना, तो सीरीज के केस में स्टिफनेस क्या होती है, 1/k इज इक्वल्स टू 1/k1 + 1/k2 होती है।
1/K1 प्लस 1/K2 होती है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे यू गोट द आंसर 2/3। यहाँ से जो K की वैल्यू आने वाली कितनी आएगी 2/3 ऐस हो जाएगा। एंड जब पैरेलल को सोल्व करेंगे, पैरेलल में K इज इक्वल्स टू K इक्वलेंट टू जो होता है K1 प्लस K2 होता है, सो S प्लस 2S डायरेक्टली कितना आ जाएगा 3S आ जाएगा। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3, सो 2/9 इज द करेक्ट आंसर। 2/9 इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इफ द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन above the floor of thickness, if the hydraulic gradient line above the floor of the thickness is h and the specific gravity of the material of the floor is g, the minimum thickness t of the flow downstream of the crest wall is given by equation। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि चार ऑप्शंस में से कोई नहीं मिल रहा है, बट एक ऑप्शन है ऑल्दो जो भी आप टिक करके आ सकते हो। देखो उसने बोला है हमारे पास कोई इफ़ हाइट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है दैट इज़ h, उसके बाद एक फ्लोर लेवल आया हुआ है जिसकी थिकनेस कितनी है t है, एंड फ्लोर लेवल के नीचे भी क्रेस्ट लेवल तक आपका एक डाउन स्ट्रीम है, उसकी भी थिकनेस उन्होंने t बताई हुई है। सो हमें क्या करना है, इनकी एक इक्वेशन का इनका रिलेशन निकाला है तीनों के बीच में। यहाँ पर जो इक्वेशन होती है h गामा w, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज़ g प्लस माइनस g गामा w इंटू टी प्लस टी गामा w, माइनस आएगा क्योंकि जब देखो जब हमारा लेवल चेंज होगा तो इसके बाद माइनस आएगा, माइनस टी गामा डब्लू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा g माइनस 1 गामा डब्लू इज इक्वल्स टू h गामा डब्लू गामा डब्लू से गामा डब्लू कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू h अपॉन g माइनस 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा कोडिंग जो आपका मोस्टली जो ये स्टूडेंट लगा कर आया है उसका h प्लस 1/g, बट ऐसा जो एग्जैक्ट आंसर था वो h माइनस 1/g आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन में भी ये भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट हो सकता है। लेट्स डिपेंड्स कि अब ये एग्जामिनर जो वहाँ के जो पूरा टीम है वो इसको क्या कंसिडर करेगी, या तो उसको रॉन्ग कंसिडर करना होगा या फिर ऑप्शन ए या सी में से कोई सा एक करेक्ट होगा। Now come to the next question. Next question is what? Direction of magnetic meridian is established at each transverse station and the direction of line is determined with reference to magnetic meridian. This method of traversing is called। देखो जिसके हमें पहले से मैग्नेटिक मेरिडियन पता होते हैं एंड देन फिर हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं हर एक पॉइंट पर जाकर, उस मेथड को बोलते हैं फास्ट नीडल मेथड। तो फास्ट नीडल मेथड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Material of the rubber balloon has Poisson ratio 0.5 if uniform pressure is applied to blow the balloon and the volumetric strain of the material is what? देखो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका है। E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 3K 1 - 2 में होता है, राइट। हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन v निकालना है। तो देखो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन v होता है। सो यहाँ से हमारे पास E के टर्म्स में निकल कर आए, बट E के में नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही 0 हो जा रहा है। 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 48 आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 0 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर इज वेयर, यहाँ पे बैंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेसीज थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बॉटम एज वेल एज साइड चैनल, दोनों से सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है। जिसका जीके अच्छा होगा थोड़ा सा उसके चांसेस हैं सिलेक्शन होने की। छोटी मोटी बाकी गलती, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो छोटी छोटी गलती हो जाती है। सो क्वेश्चन का लेवल जो वैसे देखा जाए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वेटेड पैरीमीटर ऑफ अ रिजिम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज 64 एज पर द लेसिस थ्योरी। देखो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ Q। जब हम यहाँ पर इसको वैल्यू निकाल लेंगे, Q का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4.75, तो 8 चौक 32, अराउंड 32 के आसपास जो आंसर आ रहा है दैट मीन्स 38 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
ना करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये इरिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो इसके यहाँ पर दो क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं। रिलेशन बिटवीन डी डेल्टा एंड बी 8.64 बी अपॉन डी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन 1/7। 1/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सर्वे से पूछा गया है। नॉर्थ 15 डिग्री 28 वेस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? होल सर्कल बियरिंग में। देखो होल सर्कल बियरिंग इज व्हाट? दैट इज द क्लॉकवाइज एंगल मेजर फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन टू क्लॉकवाइज नॉर्थ पोर्शन टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि आपका जो क्वाड्रेंटल या आपका जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है वो नॉर्थ और साउथ से मेजर कर सकते हैं। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्वाड्रेंटल बियरिंग है, एंटी क्लॉकवाइज है 15 डिग्री 28। तो आपका क्या कर दो, डायरेक्ट 360 में से इसको माइनस कर दो, जो भी आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग ठीक है, इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी आंसर कितना है? 344.32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टू ऑब्टेन पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व इज यूज्ड इन ऑटोकैड। इसके लिए करेक्ट आंसर होता है ऑफसेट। ठीक है, अगर हमें कोई पैरेलल लाइन या कंसेंट्रिक लाइन या पैरेलल कर्व हमें यूज ड्रॉ करना होता है तो ऑफसेट हम यूज़ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोड allow the user to draw 90 degree straight line in the AutoCAD? ऑर्थो मोड अलाउ करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन इन AutoCAD कौन सा मोड यूज़ करते हैं? एक ऑर्थो मोड करके होता है, जिसने AutoCAD यूज़ करा है तो उसको पता होगा, ऑर्थो मोड हम यूज़ करते हैं उस केस में। ना करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाए। इन ब्रिक मेजरनी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय द लेइंग ऑल्टरनेट हेडर्स स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। देखो यहाँ पर अगर ऑल्टरनेट कोर्स बोलता है तो आपका आंसर इंग्लिश बॉन्ड होता है, पर उसने हर एक कोर्स में आपका स्ट्रेचर भी आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, तो इस फ्लेमिश बॉन्ड होगा जो कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। देखो क्रेसिंग स्ट्रेंथ जो होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 59 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर करस्पॉन्डिंग टू। जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है? मिनिमम वेट। वो मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग होती है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियरिंग स्टिफनर इन द प्लेट गर्डर इज यूज टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द बैब। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is percentage of minimum reinforcement should be the gross cross-sectional area in the slab 0.12% होता है। So B is the correct answer for this particular question. Now come to the next question. Next question आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। For M50 mixed concrete according to IS specification जो होता है बैंड स्ट्रेस का that is equals to 15 kg per centimeter square. B is the correct answer for this. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें पूछा गया है सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च स्पैन कितनी 19 मीटर, राइज कितना है 4 मीटर। हिंस दैट द स्प्रिंगिंग इट सपोर्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1.5 टन पर मीटर रन ऑफ द स्पैन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन द टन एट ईच ऑफ द स्प्रिंग इज। देखो ना तो इसमें 2 हिंज बोला है ना 3 हिंज बोला है, बट आपका जो दिस पर्टिकुलर पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल। जब यूडीएल से सब्जेक्ट होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए WL² अपॉन 8H। सो H जो आपका फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विच इज इक्वल्स टू WL² अपॉन 8H। W की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है? W इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई L कितना है? L इज 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4। सो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस कैंडिडेट ने भी यही शायद किया है। हाँ, so that means correct answer is 16.92 for this. So 16.92 is the correct answer for this. Now come to the next question. Next question की अगर बात करते हैं, if अगर concrete mix the finest modulus of coarse aggregate is 7.6, finest modulus of fine aggregate is 2.8 and the economical value of finest modulus of combined aggregate is 6.4. The proportion of the fine aggregate is। देखो इसका सिंपली जो प्रपोर्शन हो जाएगा फाइन एग्रीगेट का 7.6 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाई 7.6 माइनस 2.8 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज इक्वल्स टू
इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25% आ जाएगा, 25% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी 25%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15%, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट 1.5, डेप्थ ऑफ द रूट जोन क्रॉप 80 सेंटीमीटर। स्टोरेज कैपेसिटी पूछा, देखो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, फॉर्मूला इसका हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, देखो फॉर्मूला होता है गामा डी अपॉन गामा डब्लू इंटू डी इंटू जो भी आपके फील्ड कैपेसिटी गिवन होता है, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 0.15, डी हमारे पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, एंड इन दोनों का रेशियो में कितना गिवन है 1.5, सो 1.5 इंटू 0.1080, सो 15 ठीक 120 10, हाँ 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, 12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन कॉलम एनालॉगी द एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम फॉर द फिक्स बीम स्पैन एल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज टेकन एज, L अपॉन EI इज द करेक्ट आंसर, L अपॉन EI इसके देखो कॉलम एनालॉगी की बात हो रही है, इसके लिए सिंपली हमारे पास क्या होता है L अपॉन EI इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ये जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होगा इसने बिल्कुल डायरेक्टली कर दिया होगा। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल था, लेवल जो था क्वेश्चन पेपर का बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे गए थे डायरेक्टली। अ फिक्स बीम AB ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज मोमेंट एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द फिक्स बीम एंड फिक्स एंड मोमेंट पूछा जा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टाइप से अगर है दिस वन इज़ A दिस वन इज़ B, यहाँ पर अगर मोमेंट निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा, ये ऑप्शन देखो इस टाइप का ऑप्शन एक ही था, L-3A होता है, दैट मीन्स B-3A करके, तो ये एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, सो A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम of a span L, depth D, carries and center load W, the ratio of maximum deflection to maximum bending stress। देखो maximum deflection कितना हो जाएगा इसके लिए WL³ अपॉन 48EI, WL³ अपॉन 48EI, एंड इसके लिए maximum bending stress कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू MY अपॉन I, MI अपॉन Y, तो डायरेक्टली अगर मैं इसको देखूँ MI अपॉन Y हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी MY अपॉन I MYZ आ जाएगा, तो 6M अपॉन BD स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6M अपॉन BD स्क्वायर, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से, दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट WL/4 हो जाएगा, WL/4, W से W कैंसिल हो जाएगा, एंड L से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, I की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी BD³ अपॉन 12, BD³ अपॉन 12, सो 12 चौक 48, सो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर इसमें आने वाला है L स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो बीच नीचे ED बचेगा, L स्क्वायर अपॉन ED, हाँ, so A is the correct answer for this, absolutely A is the correct answer for this particular question। Now come to the next question, W is the load on the circular slab of radius R, the maximum radial moment at the center of the slab। देखो उसने बोला W जो है, W लोड है on the circular slab of radius R, the maximum radial moment जो होता है at the center of the slab, that is equals to 3W² upon 16, 3W² upon 16 is the correct answer for this। नाउ कम टू नेक्स्ट मेथड, देखो ये क्वेश्चन भी जनरली देखो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं से लिंकअप है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन डिज़ाइन होकर आया है। एक दो क्वेश्चन है जैसे आप देख सकते हो, जो एक आध क्वेश्चन मिला है इसमें एक आध क्वेश्चन ही, बाकी सारे क्वेश्चन लिंकअप हैं लास्ट ईयर्स के किसी न किसी पेपर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखो कानी मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कॉलम एनालॉगी मेथड जो है आपका फोर्स मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द यूनिट लोड इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अब इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि उन्होंने किस वे में क्वेश्चन यहाँ से, देखो वैसे स्टिफनेस भी इसका आंसर हो सकता है, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू R/डेल्टा होता है, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू R/डेल्टा। सो अगर हम यूनिट लोड की बात करें, नहीं
स्टिफनेस नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, यूनिट लोड को प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पर जो वहाँ पर डिफ्लेक्शन वगैरह होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू व्हाट, तो करेक्ट रेशियो जो होगा किसके लिए हम बात कर रहे हैं, डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स के लिए जो करेक्ट रेशियो होगा उसकी वैल्यू वेरी करती है 0 to 1, 0 to 1 तक इसकी वैल्यू हमारी क्या करती है, वेरी करती है इन केस ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। ना करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सोइल के क्वेश्चन थे, ये डायरेक्टली आपके जो लर्न करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे गए हैं। अ सोइल इज सेड टू वेल ग्रेडेड इफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाई बिटवीन 1 to 3। अगर 1 to 3 के बीच में लाई करेगा तो हमारा क्या होगा, सोइल को हम वेल ग्रेडेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इनऑर्गेनिक सोइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी इज प्रेजेंटेड बाई। देखो इसमें हमारे पास 3 केस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनिक लाइन होती है, इसमें भी लो, मीडियम एंड हाई होते हैं। सो दैट मीन्स इसकी बात हो रही है, तो एम एल इज़ द करेक्ट आंसर, एम एल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ना करो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सिस लॉ इज एप्लीकेबल। सो देखो मिनिमम जो मैक्सिमम साइज होता है 0.2 होता है, 0.2 mm से ये एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सोइल। देखो कंप्रेशन इंडेक्स का सोइल का जो है लिक्विड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है, कंप्रेशन इंडेक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करते हैं CC इज इक्वल्स टू लोग के टर्म्स में होता है, लोग E2/E1 अपॉन लोग P2/P1, लोग P1/P2, इस टाइप का फॉर्मूला होता है इन इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्रेशन इंडेक्स। बट अगर हम एक फॉर्मूला भी होता है WL-10 0.00 समथिंग, इसके टर्म्स में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम वैल्यू WL की इंक्रीज़ करेंगे तो CL की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू द थ्रेड 3 mm इन डायमीटर। डायरेक्टली आपका क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन उन्होंने दे दी है। सो प्लास्टिक लिमिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज हाउ मैनी ग्रिप पॉइंट डज द सर्कल हैव इन ऑटोकैड। देखो सर्कल में जो ग्रिप पॉइंट, सर्कल को बनाने के लिए सर्कल जो होता है आपका ऑटोकैड में, उसमें कितने ग्रिप पॉइंट की नीड होती है, 5 ग्रिप पॉइंट की नीड होती है। तो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सबको पता होता है इसके बारे में, 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर। फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 600 मिनट होता है, दैट मीन्स 10 आवर होता है। नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू व्हाट, द एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस इन अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट D, साइड स्लोप एसेंस टू 1, लेंथ L। तो देखो ये इस टाइप का कुछ होता है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा L इंटू D, स्क्वायर रूट ऑफ A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, A इज़ द करेक्ट आंसर, LD स्क्वायर रूट ऑफ 1 + S स्क्वायर। In order to measure the magnetic bearing of a line, theodolite should be provided with। देखो थ्रो कंपास और ट्यूबुलर कंपास को मेजर करते हैं, सो A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्सपेक्टेड आउटटर्न 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटार। एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होंगे ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटार, करेक्ट आंसर इसका 8 स्क्वायर मीटर होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखो एट विच द फॉलोइंग साइट इज टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट। देखो टर्निंग पॉइंट जहाँ पर हम अपने स्टेशन को चेंज करते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली फोर साइड और बैक साइड दोनों ही वैल्यू होती हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेड कैप जो होता है फिटेड विद प्रिज्मेटिक कंपास के साथ फिटेड होता है। एजेड कैप किसके साथ फिटेड होता है, कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के साथ फिटेड होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जो होती है इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स एट राइट एंगल, राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये इसका आंसर कितना होगा करेक्ट डायरेक्टली। देखो कभी कभी आर के टर्म्स में होता है 2 सिग्मा अपॉन आर होता है, या पी के डी के टर्म्स में तो 4 सिग्मा अपॉन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाटर ड्रॉपलेट में जो प्रेशर होता है 4 सिग्मा अपॉन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। देखो द परफॉर्मेंस जो होता है, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नॉन है, जिसको क्या बोला जाता है, एक्टिविटी बोला जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, एक्टिविटी होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो CC कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पूछा है, तो ये फॉर्मूला तो देखो सबको ही पता होता है, CC इज इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D16 टू D10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली।
ना करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई यहाँ पर क्लेब सोच रहा होगा, कोई यहाँ पर सैंड सोच रहा होगा, ये दो ऑप्शन सबके माइंड में चल रहे होंगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इफ़ अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सोइल मास इज 0, देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कब होगा, दैट मीन्स पार्टिकल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो पार्टिकल के बीच में रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सैंड होगा। तो सैंड इज द करेक्ट आंसर। अगर पार्टिकल के बीच में रिलेशन तो क्ले सोइल होगी। सो क्ले इज द करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट, सैंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही लगाया है कैंडिडेट ने। 90 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी द प्लेन स्ट्रक्चर एज सोन। देखिए 2D स्ट्रक्चर है, इसके लिए फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है। देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2D स्ट्रक्चर में क्या लगेगा, m प्लस आर माइनस 2j। अगर हम देखेंगे कितने मेंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हैं। प्लस रिएक्शन कितनी है, 4। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 जॉइंट हैं, माइनस 2 × 5, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बिल्कुल सही है, 4 इज़ का करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन केस ऑफ कंजुगेट बीम। जो कंजुगेट बीम में जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, वो एक्चुअल में रियल बीम में वो क्या होता है, स्लोप होता है। अगर हम शियर फोर्स निकालते हैं तो रियल बीम में एक्चुअल में क्या होता है, वो जो वैल्यू होती है दैट इज़ जो बेंडिंग मोमेंट जो निकालते हैं एट एनी सेक्शन, वो कंजुगेट में डिफ्लेक्शन होता है। वो डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम शियर फोर्स निकालते हैं वो क्या होता है, वो स्लोप होता है। सो स्लोप इसके लिए आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। देखो अगर हमारे पास जो अगर वैल्यू है ds इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास कैसा होगा, इफ़ ds इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ ds इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिकली स्टेबल और स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। और ds इज इक्वल टू क्या होता है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए 3m प्लस r माइनस 3j, सो दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। तो हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पॉइजन रेशियो वेरी करता है 0 to 1.0 to 5.5 तक वेरी करता है। बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rectangle width v, depth d about an axis passing through the center of gravity। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये b हो गया, ये d हो गया, about passing through the center of gravity xx एंड पैरेलल टू द एंड्स, जो कि पैरेलल है टू द एंड इज गिवन एज। देखो घुमा फिरा कर क्वेश्चन उसने आई एक्स ही पूछा है, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता होगा, BD⁴/12 होगा। BD⁴/12 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर जो मोस्टली स्टूडेंट इस थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़कर ये DBQ/12 या और कुछ लगाने की कोशिश करी होगी, बट BD⁴/12 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रिलेशन जनरली पूछ लिया जाता है, E इज इक्वल्स टू किस के पूछा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3K1 - 2 म्यू। यहाँ पर म्यू जो है 1/m दिया हुआ है, सो 2/m हो जाएगा। सो A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड सेंटर लोड W। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू WL3/48। ये देखो मैंने एक सीरीज़ कराई थी अभी जल्दी में, यूपीएससी ए के लिए मैं एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन। उसमें आपके स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, आप जाकर देख सकते हो सीरीज़ में। ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट कराया है। सो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर उसको देखो कोई भी चीज़ अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ लेकर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ भी उल्टा सीधा वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को बनाया जाता है। ना करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिंबल यूज इन वेल ग्रेडेड। देखो वेल ग्रेडेड के हम यूज़ देखो डायरेक्टली पता चल गया, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, WG यूज़ करते हैं वेल ग्रेडेड के लिए। जो मोस्ट कॉमनली रिटार्डर हम यूज़ करते हैं कॉमन में, देखो रिटार्डर पूछा है, एसिलेटर नहीं पूछा है। तो रिटार्डर हमारे पास क्या होता है, जिप्सम, जो सेटिंग टाइम को लेट कर देता है। कैल्शियम क्लोराइड, ये जितने भी सब लेट कर रहे हैं हमारे एसिलेटर से लेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट द एंडोजीनस। देखो एंडोजीनस जो है, बम्बू आपका एंडोजीनस है, केन आपका एंडोजीनस है, पाम आपका एंडोजीनस है। देखो कभी कभी देवदार इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अगर देखो ये जो आपके जो ऑप्शंस हैं इनमें एग्जांपल में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो टू बी वेरी केयरफुल, आपको ध्यान से इनको आंसर्स को देखना पढ़ना चाहिए, तभी आप इसका आंसर करेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज़ होंगे कि इसका करेक्ट आंसर है क्या।
देखो क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्विक लाइम इज रिएक्टेड विद वाटर, सो उसको हमें आंसर जो मिलेगा क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे रिलेट करता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन डी वाई। एक तो शियर स्ट्रेस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, और स्ट्रेन रेट, शियर स्ट्रेन हो गया हमारे पास, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सो दैट मीन्स शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डायनामिक ऑफ डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। देखो डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम करेंगे न्यूटन को हम क्या लिख लेते हैं, मास, दैट मीन्स एम एल टी माइनस टू, एंड सेकेंड की क्या होगी, टी होगी, एंड अपॉन एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज़ द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास पर बेस्ड होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो, डिस्चार्ज ट्रायंगुलर नॉच के लिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट, 8/15 सी डी स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू 10 थीटा बाई 2 इंटू s⁵ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू QEM, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। In long and short wall method estimation, the length of long wall is the center to center distance। देखो लॉन्ग लाइन मेथड में, लॉन्ग लाइन मेथड या शॉर्ट लाइन मेथड जो होता है, जब एस्टिमेट करते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग लाइन इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड हाफ ब्रेथ वॉल ऑन द ईच साइड। सो सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रेथ ऑफ वॉल नहीं होगा, 2/3 ब्रेथ ऑफ द वॉल नहीं होगा। सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next one is what is the total pressure on the plane surface inclined and at an angle theta with the horizontal। अगर देखो हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इंक्लिनेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है, बस टोटल प्रेशर वो प्लेन सरफेस पर पूछ रहा है, उसी प्लेन सरफेस की बात करती है जो इंक्लाइंड है आपका। तो पी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पी ए साइन थीटा होगा, पी ए कोस थीटा होगा, नो, पी ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। What is the approximate ratio between the strength of cement 7 days and 28 days। देखो इसमें जो रिलेशन होगा 7 days और 28 days में 2/3 का होता है। So 2/3 is the correct answer for this question। 2/3 is the correct answer for this। Next question is with the reference to the network shown in the below which statement is correct। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर हम ऑप्शन एक की बात करते हैं, कोई इवेंट 3 and 4 occurs after the event 2, 3 और 4 इवेंट 2 के बाद ओकर हुए हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इवेंट 7 कैन ओकर आफ्टर इवेंट 4, ये इवेंट 4 के बाद ओकर हुआ है। इवेंट 7 इज प्रेसिड इवेंट 6, ये भी सही है। इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 6, देखो ये थोड़ा सा फॉलोज इवेंट 6, जबकि ऑप्शंस इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 3, हाँ 3 को फॉलो कर रहा है, तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। कौन सा गलत है? देखो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट ऊपर के 3 ज़्यादा एब्सोल्युटली करेक्ट लग रहे हैं। सो डी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज चारों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ऐसी लैंग्वेज मेंशन की है, चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट उसमें एक्यूरेसी अगर देखी जाती है तो उस केस में आपका डी हमें थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है। द डिस्चार्ज थ्रू फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस, देखो फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस के लिए जो डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी है, CD/B H2 minus H1 square root of 2g h⁵3/2 CD into B H2 minus H1। B is the correct answer for this, क्योंकि उसके लिए B is the correct answer होगा। किसके लिए पूछी है? वो फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस के लिए पूछी है। So CD into B H2 minus H1 square root of 2gs is the correct। सबमर्ज कंडीशन के लिए पूछा, to be very careful, right? Next question is the pressure measured above the absolute zero pressure is termed as। देखो जो प्रेशर मेजर करते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, उस टर्म को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ लिंक रेवेन्यू, देखो इसमें कन्फ्यूजन रहता है मोस्टली कैंडिडेट को। रेवेन्यू चैन पूछे, रेवेन्यू चैन में नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं 16 होते हैं, नॉट 100। 20 मीटर चैन में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर चैन में 150 लिंक होते हैं, जबकि रेवेन्यू चैन में नंबर ऑफ लिंक 16 होते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो ये अगेन आपका किसका क्वेश्चन आ गया? दैट इज रिलेटेड टू द सर्वे क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ द लाइन एंड 38 डिग्री। देखो हमें कहीं जाना नहीं है, एंड 38 डिग्री, 38 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल अ रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ अगर सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड।
अगर देखो वो 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो उसको रिवाइज़ करना पड़ता है। अगर जो सैंक्शन किया गया है अगर वो एक्सीड कर जाए 5% से, तो इसका आंसर 5% करेक्ट होगा। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी किसने डेवलप की है तो सबको पता होगा। सो एल.के. सरमन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल.के. सरमन इज़ द करेक्ट आंसर। मिस्टर सरमन ने इसको डेवलप किया है। देखो लेसी, अभी देखो इस पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कह सकते हो दोबारा को पूछ लिया है। उसने पूछा है अकॉर्डिंग टू द लेसी थ्योरी पैरामीटर ऑफ द चैनल इज प्रोपोर्शनल, पी इज इक्वल्स टू व्हाट 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। सो दैट मीन्स किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट अगर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाल विच अलाइंड एट एन राइट एंगल टू कंट्यूर कॉल दैट कैनाल, क्या पूछा है, कैनाल विच अलाइंड एट एन राइट एंगल टू द कंट्यूर इज कॉल्ड साइड स्लोप कैनाल, ब्रांच कैनाल, waterside canal, contour canal. Side slope canal is the correct answer for this, not the waterside canal. Side slope canal is the correct answer for this. A crop require total depth of 90 centimeter of वाटर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ दे दिया है। 8.64 b अपॉन डेल्टा हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे आई थिंक इसको, हाँ ए इज़ द करेक्ट आंसर। 118 का ए करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जो उसका स्टार्टिंग में फॉर्मूला पूछा था यहाँ पर क्या पूछ लिया है, वहाँ पर यहाँ पर आके उसका एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया छोटा सा। गैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन, देखो गैरेट डायग्राम जो बेस्ड होता है वो कैनेडीज थ्योरी पर बेस्ड होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो गैरेट डायग्राम होता है वो हमारा कैनेडीज थ्योरी पर बेस्ड होता है। दैट्स सिंपल। नेक्स्ट क्लैपिरॉन थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ थ्री मोमेंट। थ्योरी ऑफ थ्री मोमेंट इसको बोला जाता है, बिल्कुल सही है। देखो सो थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स पीपल, जिसका एग्जाम होगा उनको वो देख सकते हैं अपने आंसर्स, जो क्या क्या आंसर वो लोग करके आए होंगे। एंड क्वेश्चंस पेपर की अगर बात करो, क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। ये कैसे आप कह सकते हो कोई हलवा पेपर था बिल्कुल। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलती भी हो जाती हैं। सो कहने को इजी होता है बट जब गलती हो जाती है तो वही पेपर फिर हार्ड हो जाता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।